नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपीएमआरसी का जो अभी 17 अप्रैल को एससीटीओ का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जर्मेनियम का हमको पूछा था, तो जर्मेनियम का हमारा कितना होता है 0.3। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट था कि 0.3 वोल्ट हमारा जर्मेनियम का कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होगा। अगर हमसे सिलिकॉन का पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 0.7 वोल्ट। तो दोनों आपको याद रखना है कि जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन का यहाँ पे 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द करंट थ्रू द एलईडी इन द फॉलोइंग सर्किट अज्यूमिंग अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट अक्रॉस इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या है कि एक एलईडी गिवन है। तो एलईडी में हमको कहा है कि इसके अक्रॉस क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना, 2 वोल्ट का। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है एलईडी से वो कितना फ्लो होगा। तो कुछ नहीं करना, बस हमको क्या करना है, इस सर्किट में क्या केवीएल लगा देंगे। अगर आप केवीएल लगाएंगे तो ये किस इस तरीके से हो जाएगा, -15। ये आपका यहाँ पे -15 आएगा, प्लस 2.2 के इंटू आई, प्लस में 2 वोल्ट जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है इक्वल्स टू 0। जब आप यहाँ से आई निकालेंगे तो सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -15 और सॉरी 15 -2 डिवाइडेड बाय 2.2 के। जब आगे सोल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 2.2 के। इसको और सोल्व करेंगे तो हम ये आएगा हमारा 5.91 और मिली एम्पियर। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5.91 मिली एम्पियर हमारा क्या होगा, एलईडी के थ्रू करंट फ्लो होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हमसे कि फॉर ए 20 kVA ट्रांसफॉर्मर द आयरन एंड कॉपर लॉसेस एट फुल लोड आर 300 वॉट एंड 250 वॉट। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो आयरन लॉसेस दिए हुए हैं, ये हमारे हैं 300 वॉट। दूसरा हमको दिया हुआ है कॉपर लॉसेस, ये कितने हैं 250 वॉट। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी अंडर फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो यूनिटी पावर फैक्टर दे रखा है, यानी कि cos फाई की वैल्यू भी हमको क्या दे रखी है 1। तो ये डेटा हमको गिवन है। अब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होती है हमारी आउटपुट पावर, यानी एस कोस फाई या फिर वी आई कोस फाई भी आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर यानी कि एस कोस फाई प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन से हैं, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। सारा डेटा हमको पता है, बस इसमें वैल्यूज हमको पुट करनी है और परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो एफिशिएंसी हमारा कैसे निकल के आएगा, एस कोस फाई, एस की वैल्यू देखो यहाँ पे 20 केवी हमको गिवन है। तो 20 केवी, के यानी किलो यानी कि हज़ार, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोस फाई की वैल्यू आपकी 1 है, डिवाइडर में फिर से 20 इंटू 1000 इंटू 1, प्लस आयरन लॉसेस आपको कितना दे रखा है 300, और कॉपर लॉसेस हमको दे रखा है 250, और इंटू में 100 हो जाएगा ये परसेंटेज के लिए। ये 100 किसके लिए मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में निकालने के लिए। तो जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा ना, जो ये निकल के आएगा 97.32%। तो ऑप्शन सी जो है ना आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 97.32% हमारी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होगी यूनिटी पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल वैल्यू ऑफ ए सिस्टम हुज ट्रांसफर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये हमको दिया हुआ है। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। फाइनल वैल्यू यानी कि अगर इनफाइनाइट टाइम पे हम जाके देखेंगे तो वैल्यू क्या होगी सिस्टम की, यही हमसे पूछा है। तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाप्लास फॉर्म में अगर लिखें हम तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस ऑफ एफ ऑफ एस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एफ ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे बस हमको पुट करना है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारी क्या निकल के आएगी, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये हमको गिवन है। अब इसमें हमको क्या करना है, सब जगह क्या करना है, एस की वैल्यू 0 पुट करनी है। अब जब एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सीधा ये टर्म ही 0 हो जा रही है यहाँ पे हमारी। तो टोटल फाइनल वैल्यू थ्योरम जो निकल के आएगी वही क्या आएगी हमारी, 0 आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन से आया था। क्वेश्चन है, HART इज ए डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन।
इट यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग करंट लूप स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है हमारा HART क्या है, एक डिजिटल कम्युनिकेशन का मेथड होता है। HART का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव और सेंड करने के काम में आता है। अब इसमें क्या है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से करंट लूप स्टैंडर्ड्स को इसमें से यूज करता है, तो ये यूज करता है 4 से 20 मिली एम्पेयर के करंट लूप स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे करंट लूप स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो सिग्नल वैल्यू होती है ना इसमें सेंडिंग और रिसीविंग की, वो होती है 4 से 20 मिली एम्पेयर की सिग्नल वैल्यू होती है यहाँ पे। अब इसके बारे में कुछ और देखेंगे आप इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये है कि टू कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करता है। टू कम्युनिकेशन चैनल का मतलब यहाँ पे ये है कि हम इसमें कम्युनिकेशन है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों एक साथ कर सकते हैं, या फिर एनालॉग या फिर डिजिटल भी हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें जो मेथड यूज लेते हैं वो लेते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग टेक्निक का हम यूज में लेते हैं इसमें। एफएस के जो टेक्निक होती है हमारी मॉड्यूलेशन की, वो इसमें हम यूज लेते हैं। और सिग्नल वैल्यू क्या होती है हमारी 4 से 20 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि जो करंट लूप स्टैंडर्ड यानी कि जो सिग्नल वैल्यू यूज लेते हैं वो क्या होती है, तो 4 से 20 मिली एम्पियर यहाँ पे ये होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ए मल्टीमीटर इन इन रेजिस्टेंस मेजरमेंट मोड इज यूज इन गिवन सर्किट अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक मल्टीमीटर है उसको रेजिस्टेंस मोड में हमने कनेक्ट किया है इन टर्मिनल्स ए और बी के अक्रॉस में। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट सेटिंग टू डिस्प्ले द मेजर्ड वैल्यू इन ऑन ए 3 डिजिट स्क्रीन। अब हमारी जो स्क्रीन है वो क्या है 3 डिजिट स्क्रीन है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हम क्या बेस्ट सेटिंग करें कि जो मेजर्ड जो रेजिस्टेंस आएगा इसका टोटल, वो हमारा जो मल्टीमीटर है इजीली डिस्प्ले कर पाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका कि क्या आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2 वो 2 तो हमारा क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में होके टोटल हमारा 4 हो जाएगा। फिर ये वाला 4 और ये वाला 4 क्या हो रहा है हमारा पैरेलल में हो रहा है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 2 बन जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे 14 के दे रखा है और यहाँ पे फिर क्या दे रखा है हमारा 16 और यहाँ पे आर इक्वलेंट। अब ये 14 और ये 2 मिलके हमारा कितना हो गया, फिर से हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब 16 पैरेलल में हो रहा है, तो 16 और 16 पैरेलल में हो रहा है, तो पैरेलल में जब हम सोल्व करते हैं तो हाफ हो जाता है। तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा 8 के, हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा आर इक्वलेंट निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है 8 किलो ओम। यानी कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 8 किलो ओम आ रहा है। यानी कि हमको क्या इस तरीके से सेटिंग करनी है उसकी मल्टीमीटर की कि हमारा 8 किलो ओम रीड हो जाए। यानी कि हमको जो सेटिंग वैल्यू होगी उसमें वो 8 किलो ओम से ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम से कम 8 किलो ओम तो होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे इसमें से, देखिए ऑप्शन देखिए 1 ओम से ज़्यादा 8 किलो ओम, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 किलो ओम भी नहीं हो सकता, 8 किलो ओम ज़्यादा है। और 10 मेगा ओम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। बेस्ट सूटेबल आंसर कौन सा लग रहा है हमको, 10 किलो ओम। यानी कि अगर मल्टीमीटर में हम सेटिंग 10 किलो ओम पे करते हैं, 10 किलो ओम पे अगर हम सेटिंग करते हैं तो ईजिली हमारा क्या हो जाएगा 8 किलो ओम जो आंसर आ रहा है वो रीड हो जाएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बेस्ट सेटिंग हम क्या करें डिस्प्ले की मल्टीमीटर में कि हमारा जो मेजर्ड रेजिस्टेंस है वो डिस्प्ले हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट सेटिंग यहाँ पे 10 किलो ओम को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रिज अवेलेबल फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट। तो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हमारी 3 ब्रिज है, हेज ब्रिज, मैक्सवेल और व्हीटस्टोन। तो इनमें से कुछ ऑप्शन दिया, इनमें से हमसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जो हेज ब्रिज है उसमें जो हेज ब्रिज है उसको हम क्या करते हैं हाई क्यू कोल्स, क्यू ग्रेटर देन जो 10 होता है उसके लिए इसको मेजरमेंट के लिए यूज में लेते हैं। और मैक्सवेल ब्रिज लेते हैं हम मीडियम क्यू कोल्स के लिए, क्यू की वैल्यू 1 और 10 के बीच में मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज लो क्यू कोल्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है ना वो बिल्कुल इसके हिसाब से सूटेबल आंसर है। ऑप्शन डी में देखो क्या दे रखा है, हेज ब्रिज इज यूज फॉर कोल्स हैविंग क्यू ग्रेटर देन 10। यानी कि अगर यहाँ पे हाई इंडक्टेंस है 10 से ज़्यादा की क्यू वैल्यू रहती है उसके लिए इसको मेजर कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट दिया हुआ है मैक्सवेल ब्रिज यूज फॉर कोल्स हैविंग क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमको यहाँ पे बिटवीन में दे रखी है 1 और 10 के बीच में। तो ये हमको 3 चीज़ें याद रखनी है, उसके हिसाब से इजीली आज का हम आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A very standard bus for controlling electronic instruments with a computer is GPIB. Its full form is। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमारा एक GPIB पोर्ट होता है या फिर GPIB केबल हम यूज़ करते हैं। तो GPIB का ही हमसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। तो GPIB जो है ना उसका फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पज़ इंटरफेस बस। क्या होता है, जनरल पर्पज़ इंटरफेस बस। ये हम देख भी सकते हैं कि इस तरीके की आपने केबल देखी होगी जिसमें एक पोर्ट ऐसा होता है, यहाँ से हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं और ये वाला जो पोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से कनेक्ट होता है।
जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो यहाँ पे ये पोर्ट दे रखा है, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम GPIB कनेक्टर भी कहते हैं। तो यही GPIB का ही हमसे फुल फॉर्म पूछा था, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो था वो एकदम करेक्ट था, जनरल पर्पज इंटरफेस बस। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है GPIB का। ये क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, और उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग हमसे पूछ रहा है। आगे कह रहा है हैविंग ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 100 वोल्ट दी हुई है। मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है हमको 100 वोल्ट। और यहाँ पे हमसे पूछा है पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV की वैल्यू पूछी है। तो PIV जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के, वो होता है हमारा VM के इक्वल, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट दी हुई थी, तो आंसर भी हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट। आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं तीनों का, हाफ वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर, और जो हमारा ब्रिज और टैप होता है, सेंटर टैप फुल वेव में, तो दोनों इन तीनों के बीच में कंपैरिजन देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसमें कितने डायोड होते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इन पे क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो डायोड पे पूछते हैं, तो जैसे कि हाफ वेव में एक डायोड यूज लेते हैं, फुल वेव में 2 डायोड, और जो टैप रेक्टिफायर होता है उसमें हम 2 लेते हैं, और जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 लेते हैं। ऐसे DC करंट अगर हम देखें तो Im/पाई आएगा, इसमें 2Im/पाई, और इसमें भी 2Im/पाई आएगा हमारा। अगर वोल्टेज पूछ लेता है इसके लिए, आप आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता, Vm/पाई आ जाता। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ये 2Vm/पाई आ जाता। सेम यहाँ पे हमारा हो जाता 2Vm/पाई हो जाता। आगे हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर नेसेसरी है या नहीं है किसमें। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेंटर टैप टैप रेक्टिफायर होता है उसमें हमको क्या होता है, ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बल्कि भी होता है। बाकी फुल वेव जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें भी हमको ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए बोले तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है Vm/Rf प्लस RL। सेम, दोनों में सेम होता है। ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसमें 2 टाइम्स ऑफ RF आ जाता है। और रिपल फैक्टर पूछते हैं तो 1.21 आपका हाफ वेव का आता है, 0.482 फुल वेव टैप का आता है आपका, और ब्रिज रेक्टिफायर का भी 0.482 ही होता है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इक्वल ही होती है हाफ वेव में। फुल वेव जो आपका सेंटर टैप है उसमें 2 टाइम्स ऑफ एफ इनपुट होती है, और ऐसे ही फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होगा उसमें भी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट होगी। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ लेते हैं तो 40.6% के लगभग होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, और सेंटर टैप की हम देखेंगे तो 81.2 होती है, और फुल वेव ब्रिज की भी हमारी 18.2 होती है, 81.2 होती है। पीक इनवर्स वोल्टेज जिस पे हमसे अभी क्वेश्चन पूछा था, तो हाफ वेव का पूछा था, तो हाफ वेव में पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू Vm होती है, और सेंटर टैप में कितनी होती है हमारी 2 Vm होती है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में भी 2 Vm होती है। तो यह आपकी क्या थी, कंपेरिजन था, ये हम आप याद कर सकते हैं इस टेबल से। बाकी और भी वैल्यूज हैं इसमें से, और भी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में है तो आप बुक से देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे है इफ सेमीकंडक्टर एम हैज ए नी वोल्टेज ऑफ 0.7 वोल्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि एम सेमीकंडक्टर है, एम सेमीकंडक्टर का जो नी वोल्टेज दे रखा है वो 0.7 वोल्ट दे रखा है, और एक एन सेमीकंडक्टर है जिसका नी वोल्टेज दे रखा है हमको 0.3 वोल्ट। तब पूछ रहा है कि देन इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अभी हमने पहले भी इस तरीके का एक क्वेश्चन किया हुआ था, तो जिसमें जो ज़्यादा वैल्यू हुई थी वो सिलिकॉन की थी, जो कम थी वो किसकी थी, जर्मेनियम की। तो जो नी वोल्टेज जो होता है आपका सिलिकॉन का वो होता है आपका 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे एम आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, और एन क्या है यहाँ पे, जर्मेनियम है। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जो सिलिकॉन होता है उसका 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम होता है उसका 0.3 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो रहता है हमारा, कंट्रोल सिस्टम का ये क्वेश्चन है, उसमें जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो रहता है हमारा, उसमें से इनमें से टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एक ग्राफ देख लेते हैं। इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ बनता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। सबसे पहले हमारा रेस्पॉन्स जो रहता है टाइम के साथ में राइज होना स्टार्ट होता है। जब 50% 50% वैल्यू तक पहुंचता है तो उस तक जो टाइम लेता है उसको कहते हैं हम TD, यानी कि डिले टाइम कहते हैं। फिर उसके बाद जो रेस्पॉन्स हमारा यहाँ पे फुल वैल्यू पे पहुंचता है हमारा 100% पे, इसको कहते हैं हम राइज टाइम। और 100% से भी ज़्यादा, लगभग 5% ज़्यादा चला जाता है, पीक वैल्यू तक चला जाता है, तो उस तक का जो टाइम लेता है उसको कहते हैं हम पीक टाइम। उसके बाद क्या होता है, ये पीक वैल्यू पे पहुंच गया, उसके बाद ये क्या बनता है, रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, ओसिलेशंस कुछ आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये फुल वैल्यू 100% से लेके जो हमारी पीक वैल्यू तक के बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसको कहते हैं हम मैक्सिमम
पीक ओवरशूट कहते हैं। फिर बाकी हमारा क्या होता है, ओसिलेशंस होते हैं। ओसिलेशंस फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे डाई आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है हमारा, ओसिलेशंस को ख़त्म होने तक जितना टाइम लगता है वो कहलाता है हमारा टी एस, यानी कि सेटलिंग टाइम। तो यहाँ पे हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टाइम डोमेन के वो कौन कौन से हैं इसमें, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में वैल्यूज़ देखें तो एक डिले टाइम है हमारा, एक राइज टाइम है, पीक टाइम है, सेटलिंग टाइम है, और एक आपका क्या है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट है। तो याद रखना क्या है, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, 4 तो हमारे टाइम हो गए, एक मैक्सिमम पीक ओवरशूट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि इनमें से टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन कौन सा नहीं है। तो देखेंगे तो हमारा राइज टाइम उसमें था, मैक्सिमम ओवरशूट भी था, सेटलिंग टाइम भी था, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट वाली चीज़ हमने कोई भी वहाँ पे नहीं पढ़ी है। तो हमसे यही पूछा था कि इनमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से आता होगा कि सेकंड ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हैं, और इस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे बोल रहा है स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर अननोन रेजिस्टेंस के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अब की 3 नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमको केल्विन डबल ब्रिज में, x 2x 4x रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज। तो फिर बाद में हमसे यहाँ पूछ रहा है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि इस r की वैल्यू निकालनी है हमको। यहाँ पे p की वैल्यू x दी हुई है, q की वैल्यू 2x दी हुई है, और यहाँ पे जो s है इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 4x दी हुई है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपने एक केल्विन डबल ब्रिज पढ़ा होगा, और इस पर एक फॉर्मूला निकल के आया होगा, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस है वो निकल के आता है फॉर्मूला, जब हम इसका डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो हमारा इस तरीके का आता है। यहाँ पे ये कैपिटल P और कैपिटल Q है, ये स्मॉल p और स्मॉल q है। यहाँ पे ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, और कैपिटल S है। तो अब फॉर्मूला निकल के आता है हमारा पी एस बाई क्यू प्लस क्यू आर, स्मॉल क्यू आर है, डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आता है हमारा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में पी बाई क्यू माइनस स्मॉल पी बाई क्यू। अब अगर हमारा यहाँ पे रेशो सेम हो जाता है, कैपिटल पी बाई क्यू इजक्वल्स टू अगर स्मॉल पी बाई क्यू हो जाता है हमारा, अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी, और फॉर्मूला सिर्फ हमारा क्या बचेगा, आर इजक्वल्स टू पी एस बाई क्यू। सिर्फ इतना सा हमारा फॉर्मूला बचेगा। यानी कि हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है हमको, ये पी वाली जो वैल्यू है ये और एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड किससे करना है, इस क्यू वाली वैल्यू से। अब पीछे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा ये था, इसमें वैल्यू हमको दी हुई थी, पी की वैल्यू एक्स दी हुई थी, यहाँ पे हमको 2x दिया हुआ था, ये वैल्यू हमको 4x दी हुई थी। ये किस तरीके से लिया, इन्होंने देखो क्वेश्चन में बोला स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर अननोन रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो सबसे पहले x आया, फिर 2x वैल्यू आई क्योंकि, फिर 4x आई इसकी। अब हमसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो रेशियो है ना आर्म्स का वो इक्वल है, यानी कि कैपिटल P बाई क्यू इक्वल्स टू स्मॉल p बाई क्यू यहाँ पे हमारा है। तो r की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या आएगी, p इंटू एस डिवाइडेड बाई क्यू। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप जो भी हैं, p की वैल्यू x हो गई, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4x दे रखी है, और q आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। जब आप सोल्व करेंगे x x कैंसिल, यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी 2x। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे 2x, यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकालनी थी वो हमारी निकल के आएगी 2x। तो ये केल्विन डबल ब्रिज से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर है 6 स्लॉट्स पर पोल पर फेज। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, फेज को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्लॉट्स पर पोल पर फेज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स इंड्यूस्ड। अभी हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पोल्स की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे पी पोल्स की वैल्यू हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितने टोटल पोल्स स्टेटर पे इंड्यूस होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। और हमको बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यानी कि हमको एम की वैल्यू, यहाँ पे पोल की तो पूछा है हमसे, और एम की वैल्यू हमको क्या है गिवन है, कितना 3 फेज। अगर हमको यहाँ पे टोटल स्लॉट्स पता हो तो हम ये पी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। पी अगर आप निकालेंगे पोल्स तो कैसे निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा टोटल स्लॉट्स डिवाइडेड बाय एम इंटू इस 6 को नीचे लेके आ जाएंगे, इस तरीके से आगे और लिखेंगे तो एस डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6, तो एस डिवाइडेड बाय 18 आपका क्या आ जाएगा, पोल्स आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, टोटल स्लॉट्स गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें टोटल स्लॉट्स की वैल्यू गिवन नहीं है।
तो हम जो स्टेटर के पोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है कि आंसर क्या आएगा, किस तरीके से इन्होंने आंसर सी दिया है 12, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आपको किसी को लगता है कि 12 आंसर सही है, किस तरीके से आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक इसमें हमको टोटल स्लॉट्स पता नहीं चलेंगे तब तक इसमें हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंस अ सिग्नल इज सेंस्ड बिफोर ट्रांसमिटिंग मैनी at times linear or non-linear operations are performed on the signal, this process is known as। क्या होता है जब हम सिग्नल को सेंस करते हैं तो सिग्नल को सेंस करने के बाद उसको ट्रांसमिट करने से पहले उस पर क्या करते हैं, हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लीनियर नॉन लीनियर ऑपरेशंस वगैरह। तो ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी सिग्नल पे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना उसको कहते हैं हम सिग्नल कंडीशनिंग। अब सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है इसको अच्छे से हम समझते हैं। देखो, क्या है, कोई भी हमारा सिग्नल हुआ रो सिग्नल, या कि जो जो सेंस किया है हमने सिग्नल, यानी कि सेंसर सिग्नल भी कह सकते हैं उसको। तो वो सिग्नल उस कुछ भी हो सकता है, हाई एम्पलीट्यूड हो सकता है उसका, लो एम्पलीट्यूड हो सकता है, उसमें नॉइज हो सकता है। तो वो जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, एक सर्किट से गुजारेंगे, उसके बाद फाइनल जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा कंडीशनड सिग्नल कहलाएगा। यानी कि जो हमारा रो सिग्नल है उसको एक प्रोसेस से हम गुजारेंगे और फाइनल में एक आउटपुट निकल के आता है, वो कहलाता है हमारा कंडीशन सिग्नल। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग। अब देखो सिग्नल कंडीशनिंग में क्या क्या होता है कि अगर हमारा नॉन लीनियर सिग्नल है तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। हाई एम्पलीट्यूड है तो उसको हम एटीन्यूएट कर सकते हैं, अगर लो एम्पलीट्यूड है तो उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, अगर नॉइज़ है तो उसको नॉइज़ फ्री कर सकते हैं हम, एनालॉग सिग्नल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नॉन आइसोलेटेड है तो उसको आइसोलेटेड कर सकते हैं। तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं, सिग्नल कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं। तो जो प्रोसेस जिसमें हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, लीनियर नॉन लीनियर टाइप के जो भी जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा था कि भाई हम सिग्नल को सेंस कर लिया, उसके बाद ट्रांसमिट करने से पहले उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो जो प्रोसेस कहलाती है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम, सिग्नल कंडीशनिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट इज। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट में हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, नाइक्रोम। जो घरों में हमारे रूम हीटर वगैरह होते हैं या फिर जो हमारी आयरन होती है, प्रेस जो होती है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है वो कौन सा होता है, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट एट अ नोड, एक नोड है, 3 ब्रांचेस मीट। यहाँ पे क्या है, नोड पे 3 ब्रांच मीट हो रही है, 3 ब्रांच हमने बना ली। फिर आगे क्या कह रहा है, द नोड हैज़ एन इनकमिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक नोड पे क्या हमारा 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है, ये हमने बना लिया। आगे कह रहा है एंड एन आउट गोइंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो एक ब्रांच में क्या है, 3 एम्पियर हमारा आउट गोइंग करंट है फ्रॉम 2 ऑफ दीज ब्रांचेज। द थर्ड ब्रांच विल हैव एन, थर्ड ब्रांच में क्या करंट होगा ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इनकमिंग मान लेते हैं आई वैल्यू, कुछ भी मान, आप आउटगोइंग या इनकमिंग कुछ भी मान सकते हैं, मैंने आई इनकमिंग मान लिया। अब हमने पढ़ा है कि जो इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग होता है हमारे नोट पे। तो इनकमिंग यहाँ पे कौन कौन सा है, 2 एम्पियर प्लस आई, ये भी इनकमिंग है, इक्वल्स टू आउटगोइंग के इक्वल आएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ रही है, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। यानी कि आई की वैल्यू मेरी क्या आई, 1 एम्पियर निकल के आई। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि कहीं पे कुछ ऑप्शन ऑप्शन में हमको 1 एम, इस आई की वैल्यू मेरी 1 एम्पियर निकल के आई है। तो कहीं क्वेश्चन में गिवन है गया कि हमको इनकमिंग 1 एम्पियर है, तो देखते हैं इनकमिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये गलत हो गया, नहीं है। आउटगोइंग करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये भी नहीं है। इनकमिंग करंट ऑफ -1 एम्पियर, ये भी गलत है, क्योंकि इनकमिंग करंट हमारा क्या आ रहा है, 1 एम्पियर निकल के आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। लेकिन ऑप्शन बी में दिया हुआ आउटगोइंग करंट ऑफ -1 एम्पियर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे ही सेटअप हो कि यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, और अगर इसमें आउट गोइंग मैं कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, इसलिए क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू भी नेगेटिव में आ जाएगी, -1 एम्पियर। तो ऑप्शन बी मैं कह सकता हूँ कि करेक्ट है, कि आउट गोइंग करंट ऑफ -1 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ब्रांच से क्या होगा, -1 एम्पियर का करंट क्या हो जाएगा, हमारा आउट गोइंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट हैविंग 50 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या दे रखा है, मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है जिसका 50 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, आर एम जो मीटर रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 50 ओम दे रखी है। आगे कह रहा है सोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 2 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है हमको 2 मिली एम्पियर, हमको यहाँ पे आई एम की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 मिली एम्पियर।
इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम इज एडेड इन पैरेलल टू एक्सटेंड इट्स रेंज। अब क्या करना है, इसकी रेंज को आई तक मान लिया एक्सटेंड कर दिया। अब उस आई रेंज तक एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, इसके पैरेलल में हमको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ रहा है। मान लो कि ये मीटर है, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस आर एम है और करंट आई एम यहाँ से ये मेजर कर रहा है। तो इसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर एस एच कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन इट्स रेंज इज एक्सटेंडेड टू, यानी कि इस आई की वैल्यू पूछ रहे हैं कि जो अगर हमने रेजिस्टेंस 0.2 ओम कनेक्ट किया है तो उसको कनेक्ट करने के बाद हमारी जो रेंज है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो रहा है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आर एस एच इक्वल्स टू आर एम डिवाइडेड बाई एम माइनस वन। तो ये हमारा क्या है, मूविंग कोइल एमीटर का केस है, यहाँ पे करंट मेजर कर रहा है तो एमीटर का केस है। और एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए ही हम क्या करते हैं, उसके संट में लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर का केस है, इतना हमको पता चल गया। लो रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, संट में कनेक्ट करते हैं। अब एम जो है होता है यहाँ पे, एम क्या है हमारा, ये होता है एक्सटेंडेड रेंज आई डिवाइडेड बाई आई एम, जो मीटर का करंट होता है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इस आई की वैल्यू निकालनी है। तो एम माइनस वन, यहाँ से पहले मैं एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आर एम डिवाइडेड बाई आर एस एच प्लस वन। अब एम क्या था हमारा, आई बाय आई एम इक्वल्स टू आर एम बाई आर एस एच प्लस वन। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब एक्सटेंडेड रेंज टोटल आई हमारा निकल के आ जाएगा आर एम डिवाइडेड बाई आर एस एच प्लस वन, ठीक है। और इनटू में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम। बस वैल्यूज पुट करनी है हमको। आर एम की वैल्यू हमको गिवन है कितना, 50 ओम गिवन है। आर एस एच 0.2 ओम गिवन है प्लस वन, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा आई एम। आई एम हमको 2 मिली एम्पियर गिवन है। जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 0.2 आप करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। 250 प्लस वन, 251 इंटू 0.2, 251 इंटू 2 आप जब करेंगे तो फाइनली आपका आंसर निकल के आएगा 502 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा कि हमारी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो गई। पहले 2 मिली एम्पियर तक हम मेजर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया मीटर में 0.2 ओम का, तो हम कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, 502 मिली एम्पियर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस हुज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन द गिवन इमेज। दोस्तों यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे टनल डायोड के। आप देखिए टनल डायोड है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है टनल डायोड का, ये एनोड कैथोड। यहाँ पे जो नॉर्मल डायोड होता है उससे कुछ इस तरीके से यहाँ पे घुमा दिया जाता है। तो ये टनल डायोड का हमारा सिंबल होता है। इसको इन्वेंट किसने करा था, डॉक्टर लियो ईसाकी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ईसाकी डायोड भी कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसाकी डायोड कौन से डायोड को कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, हमारे टनल डायोड को ईसाकी डायोड कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि ईसाकी डायोड टनल डायोड को कहते हैं। और ये क्या होता है, हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। और ये जो डायोड होता है इसको फैब्रिकेट किससे करते हैं हम, जर्मेनियम या फिर गैलियम आर्सेनाइड से करते हैं, या फिर गैलियम एंटीमोनाइड से इसको हम क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। और आगे जो टनल डायोड के सिंबल हो गए ना, हमने देख लिए थे कुछ इस तरीके के होते हैं। जो नॉर्मल डायोड होता है उसी को क्या कर देते हैं हम, थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देते हैं, तो इसका ये सिंबल बन जाता है हमारा। और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके के थे इसके टनल डायोड के। ये क्या करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हमारा शो करता है। ये जो पीक वैल्यू है, ये इसको कहते हैं हम पीक पॉइंट वीपी। और ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको कहते हैं वैली पॉइंट वीवी। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो ये पीक पॉइंट और जो वैली पॉइंट है इसके बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टनल डायोड होता है किन दो पॉइंट्स के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो करता है, तो ये करता है पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में। तो ये टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट ऑफ ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी इज। तो देखिए कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे मैंने इमेज दे रखी है आपको। यहाँ पे देखिए कॉमन इमीटर है, तो इमीटर ये आपका है। देखो ये इमीटर कॉमन है, किस तरीके से पता चल रहा है कि ये इनपुट साइड में भी कनेक्ट है और आउटपुट साइड में भी कनेक्ट है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इमीटर क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीजेटी के में, वो कौन कौन सा है। तो इनपुट में देखिए वोल्टेज क्या है आपका, वीबीई कनेक्ट है। और इनपुट में करंट क्या जा रहा है, आई भी जा रहा है। तो सिंपल है ये तो कि
ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वी बी ई एंड आई बी यहाँ पे आपका करेक्ट वैल्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU कंट्रोल यूनिट एंड डैश आर द थ्री मेन यूनिट्स ऑफ ए 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और तीसरा क्या होता है? रजिस्टर्स। इसका आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें तीन मेन यूनिट है। एक ALU होगा आपका, एक दूसरा हो गया टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कह दिया इसको, या कंट्रोल सर्किट कह दिया, और तीसरा क्या होगा? रजिस्टर्स हो गए। अब रजिस्टर में अक्यूमुलेटर रजिस्टर या टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग्स, इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये सारे क्या आते हैं? रजिस्टर में ही आते हैं। तो तीन कंपोनेंट क्या हो गए? एक ALU हो गया पहला कंपोनेंट, दूसरा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो गया? ये रजिस्टर्स हो गए। तो तीन 8085 के हमारे क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कॉल्ड है वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर हम किसको कहते हैं? वेक्टर डायोड को, या फिर इसको वेरिएबल कैपेसिटर या फिर वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड भी कहते हैं। किसको कहते हैं? वेक्टर डायोड का। तो वेक्टर डायोड का सिंबल विम्बल देख लेते हैं हम। तो वेक्टर डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, जो नॉर्मल डायोड होता है उसके बाद उसी में हम क्या करते हैं? कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो ये इससे ऐसे सिंबल बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर डायोड। और इसका आप जो फैब्रिकेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है कि पी प्लेट होती है हमारी की एन प्लेट होती है, दोनों को कनेक्ट करते हैं और बीच में हमारा क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है, और ये वेरिएबल होता है। तो इसलिए हमारा इसको वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं हम, या फिर वेक्टर डायोड भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरीके का सिंबल होता है वेक्टर डायोड का। टनल डायोड का आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके का होता है टनल डायोड का। और टनल डायोड को हम क्या कहते हैं? ईसा के डायोड भी कहते हैं, और इसको वेरिएबल कैपेसिटर और वेक्टर डायोड ये करके हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है impedance offered to the direct current by a capacitor filter used along with rectifiers having a capacitance of C farad is। तो यहाँ पे बोल रहा है इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय डायरेक्ट करंट, डीसी की बात कर रहा है। अब डीसी में हम जानते हैं क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो इम्पीडेंस आप सिंपल जान सकते हैं कि जो कैपेसिटिव इम्पीडेंस क्या होता है? 1/ओमेगा सी, यानी कि 1/2 पाई एफ सी। अब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपकी? सीधे क्या आ जाएगी? टेंस टू इन्फिनिट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्फिनिट इम्पीडेंस ऑफर करता है डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कॉन्टैक्टलेस बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट एडवांस थर्मोमीटर्स आर यूज, दे आर बेस्ड ऑन। अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में कहीं पे भी अपन एंट्री लेते हैं मॉल्स वगैरह में या मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है एक कॉन्टैक्टलेस मेजरिंग डिवाइस होता है उससे। तो वो किस पे बेस्ड होता है? वो होता है हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन पे बेस्ड होता है। आपने इस तरीके का थर्मोमीटर देखा होगा एंट्रेंस मोड्स वगैरह पे। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके का होता है ये हमारा इफेक्ट पे बेस्ड होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज एंड करंट ऑफ ए सिंगल फेज सर्किट आर रिलेटेड बाय पेयर ऑफ इक्वेशंस 2v + 3i = 530। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है v - i = 190। तो दो इक्वेशन हमको दे रखी हैं। पहली तो है 2v + 3i = 530। दूसरी इक्वेशन दे रखी है v - i = 190। और पावर फैक्टर पॉइंटेड दे रखा है। तो पावर हमसे पूछ रहा है, पावर होती है हमारी v × i × cos फाई। cos फाई दे रखा है, v और i की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनसे इजीली हम क्या कर सकते हैं? v और i की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ? इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले क्या करता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन? 3v - 3i = 0। तो ये आपका आ जाएगा 3 9 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 1 जाएगा तो 570 आपका ये आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अब जो पहली इक्वेशन थी उसी को इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं। 2 + 3i = 530। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये 5v = 1100 आ जाएगा आपका। तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1100 डिवाइडेड बाई 5। अब आगे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा ये 5 2 जा 10 आ जाएगा। फिर से आपका 1 बचेगा तो 5 2 10 220 वोल्टेज की वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है? 220 वोल्ट आई है। अब करंट की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। तो करंट निकालूंगा उस इक्वेशन से तो क्या आ जाएगा मेरा? v + 190। यानी कि अगर मैं इस 220 में 190 ऐड कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? करंट सॉरी v गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। करंट की वैल्यू हमको निकालनी है
तो v माइनस 190 हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। तो 220 माइनस 190 आपको करना है। तो i आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी 30 वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे। अब हमको करंट की वैल्यू पता चल गई, वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो अब हम पावर आसानी से निकाल सकते हैं, वी आई कोस फाई। तो वी हमारा कितना है 220, आई हमारा 30 हो गया, और कोस फाई हमारा कितना हो गया 0.8। जब आप इसको टोटल सोल्व करेंगे तो पावर आपकी आएगी 5.28 किलोवाट। अब इसको 1000 से डिवाइड कर लेना, जो भी आपकी वैल्यू आए फाइनल, उसको जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 5.28 किलोवाट। आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज एन एनर्जी गैप ऑफ मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देख लेते हैं हम। तो एनर्जी बैंड गैप डायग्राम देखेंगे तो आप, हमारा जो मेटल्स या फिर कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो हमारा क्या होता है, ये नीचे वाली जो रहती है हमारी वैलेंस बैंड होती है, ऊपर से वाली हमारी क्या होती है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसमें तो क्या होती है हमारी ओवरलैप होती है एक दूसरे से। और सेमी कंडक्टर्स में क्या होती है, हमारा क्या होता है गैप कम होता है इनमें, लगभग 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। लेकिन जो हमारा इंसुलेटर्स वगैरह होते हैं इनमें क्या हमारा एनर्जी बैंड गैप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, ये ग्रेटर देन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप किस में होता है, ये होता है हमारा इंसुलेटर्स में। तो इंसुलेटर वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी में इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।